नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये हमारा प्री बजट खास कार्यक्रम है। मेक इन इंडिया बजट 2015 का कैसा होगा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं कैपिटल फर्स्ट के वी वैद्यनाथन, सुमंत सिन्हा जुड़ रहे हैं हमारे साथ रीन्यू पावर से, और फोर्स मोटर से अभय फिरोदिया साहब हैं, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के एमडी हमारे साथ हैं उमेश रेवनकर साहब। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। बजट पर इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें लोगों की इसलिए है कि लोग कहते हैं कि ये मेक और ब्रेक बजट होना ही चाहिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या हम ये मान करके चलें कि ये बजट को कुछ लोग कह सकते हैं कि ये एनुअल अकाउंटिंग का हिसाब किताब होता है, इसलिए आप इससे क्यों उम्मीद करते हैं कि बिग और बोल्ड रिफॉर्म यहीं अनाउंस किए जाएंगे। सुमन सिन्हा साहब, आप दिल्ली में रहते हैं और हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत आपको नॉर्थ ब्लॉक के बारे में हमसे ज्यादा पता होता है। कहीं ये एनुअल अकाउंटिंग एक्सरसाइज तो नहीं होगी और यहां पर वास्तविक बड़े ऐलान आते हुए दिखेंगे इस साल? देखिए संजय जी, मुझे ये लगता है कि सरकार के पास इस समय कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर वो केवल एनुअल अकाउंटिंग का बजट प्रेजेंट करेंगे तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त डिसअपॉइंटमेंट होगा मार्केट्स को। आई थिंक गवर्नमेंट को इस बार ये मौका यूज़ करना ही पड़ेगा अपने कुछ ना कुछ प्लान्स को अनाउंस करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो ऐसा करना भी चाहते हैं। पिछली बार की जो बजट थी जिसमें कि कोई ज़्यादा खास नए अनाउंसमेंट्स नहीं थे, ज़्यादातर 100-200 करोड़ रुपए की स्कीमें कई तरह की अनाउंस की गई थी, उससे मार्केट थोड़े निराश हो गए थे, इंडस्ट्री भी थोड़ी निराश हो गई थी। बजट वैसे बुरी नहीं थी पिछले साल की, लेकिन जो एक तरह से एक बड़ी जो अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक गेम प्लान क्या है, क्या विजन है, उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी उस बजट में। मुझे लगता है कि इस साल ये सरकार ये मिस्टेक दूसरी बार नहीं करने वाली है, और इस बार मुझे लगता है कि वो ज़्यादा समय भी है उनके पास, उनकी खुद की टीम भी है, और ऐसा मौका भी है जहां पे मार्केट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी एक्सपेक्ट कर रही है, और मुझे लगता है सरकार इसका फायदा ही उठाएगी और कुछ ना कुछ नए अनाउंसमेंट करेगी। अब वो किस तरह के रहेंगे, क्या रहेंगे, वो तो हम खैर चर्चा करेंगे ही इसके बारे में। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ा चुनौती का विषय है वो यही है कि पैसे कहां से आएंगे ताकि ग्रोथ का इंजन चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट का साइकिल आप शुरू कर सकें। यहां मैं वैद्यनाथन साहब आपसे पूछना चाहूंगा, एक आर्गुमेंट ये है कि एफडीआई तब आएगा, विदेशी निवेशक तब पैसा लगाएगा जब आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास चूंकि पैसा और विश्वास दोनों की अभी भी थोड़ी सी कमी है, सिग्नल तो बहुत हो गए, इसलिए बड़ा जरूरी है कि पहले सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके तो पैसे और कहीं से आ भी नहीं सकते। बाहर का आदमी आकर के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में पैसे नहीं लगाएगा। आप समझते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा बूस्टर डोज ये बजट अनाउंस करेगा? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बूस्टर डोज इन्वेस्टमेंट का नहीं आएगा इस बजट में, और मेरे हिसाब से आना भी नहीं चाहिए। मैं इसकी वजह ये बताता हूं, क्योंकि अगर एक इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर इरेस्पॉन्सिबल सॉर्ट ऑफ इमेज आ जाए फिस्कल में, और क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट अगर खराब हो जाए, तो जो रेट साइकिल है, जो अभी रिडक्शन आने की उम्मीद है, जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट्स कम होंगे एक साल में, वो आपका हाथ रुक जाएगा। मेरे हिसाब से अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है, मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है इंडिया के लिए एट दिस स्टेज इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे उससे कंजम्पशन बढ़ेगी, उससे जो कंजम्पशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये एक ठीक तरीका होगा, ये थोड़ा धीरे का तरीका होगा, इसमें 1 साल 2 साल लगेंगे, लेकिन तरीका अच्छा होगा, स्टेबल होगा। आप 3-4 साल पीछे जाइए, 2008 में, 2009 में चाइना ने, ब्राजील ने, इंडिया ने, रशिया ने, सब कंट्रीज ने जबरदस्त जबरदस्त पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स की थी। सभी के ग्रोथ, चाइना को छोड़कर, चाइना भी 7 के नीचे आ रहा है, सभी का ग्रोथ 2% पे आ चुका है। तो यानी कि इस साल अगर सरकार खूब पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स करेगी, बिल्कुल, तो आने वाले 1-2 साल के बाद फिर से इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। आई थिंक अच्छा है कि हम थोड़ा धीरे चलें कि अच्छा करें। तो क्या इसमें एक प्रकार का ये सेल्फ एडमिशन नहीं है कि चूंकि हम अपने खर्चे और बाकी जो फिस्कल में अनहेल्दी चीजें हो रही थी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा नहीं छोड़ पाएंगे? तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, जो सूत्र वाक्य है इस सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मेक इन इंडिया। अभय फिरोदिया साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि मेक इन इंडिया के लिए क्या इतना
इकोसिस्टम बन चुका है पिछले 9 महीनों में कि इस बजट में अगर ट्रांसफॉर्मेशनल काम न हो और छोटे छोटे कदमों के तौर पर ही सरकार आगे मूव करे तो भी मेक इन इंडिया के लिए आप लोग सब जुट जाएंगे जोर से? मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया अगर करना है तो पूरी इकोसिस्टम बदलना जरूरी है। जिस इकोसिस्टम में हम 50 साल से रहते आए हैं, जो नेहरूवियन सोशलिज्म से डिफाइन होती है, उस इकोसिस्टम को मूलभूत तरीके से बदलना जरूरी है। जैसे कि देंग सियाओपिंग ने चाइना में कंप्लीट बदलाव लाया, उस प्रकार का कंप्लीट बदलाव लाना हिंदुस्तान में जरूरी है। और इस विषय में कोई ग्रेजुअलिज्म नहीं हो सकता है, बहुत बड़े कदम उठाना जरूरी है। मैं मानता हूं कि ये कोई टैक्स रेट घटाने बढ़ाने की या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जोर से या धीरे से करने की बात नहीं है। फंडामेंटल चेंजेस लाना बहुत ही जरूरी है और इस बारे में मैं 3-4 बातें बहुत जरूरी है ऐसा मानता हूं जो कि इकोसिस्टम बदल सकेगी। पहली बात तो ये है कि हमको हमारे 3 कायदे जो है, एक तो इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स एक्ट, मैं मानता हूं कि इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स एक्ट ये इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स एनकरेजमेंट एक्ट है, ये इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन एक्ट नहीं है जी। इसको हमें डिबंक करना होगा, हमें कंप्लीटली नई एक्ट लानी होगी जी। जिसके अंदर इकोनॉमिक द रिलेशनशिप, ये जो इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप है इसके ऊपर जोर दिया जाए, ना कि डिस्प्यूट्स के ऊपर। दूसरी बात मैं मानता हूं कि हमारा जो कंपनी लॉ है वो बड़ा क्लिष्ट हो गया है और गत वर्ष जो बदलाव लाए गए उसने तो उसको बहुत ही बिगाड़ रखा है जी। ऐसे परिस्थिति में कोई भी निवेशक या कोई भी प्रमोटर कंपनी का ठीक से फ्रीडम से काम नहीं कर सकता है। अगर कोई गलती करता है, अगर किसी ने बदमाशी करी है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर इतना क्लिष्ट कायदा है कि कंप्लायंस के मारे लोग मतलब के बिल्कुल बहुत ही परेशान है जी। बिल्कुल, तो इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है जी। तीसरी बात मैं मानता हूं कि टैक्स लॉज के अंदर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत सारी है उनको हटाना चाहिए। ये बिल्कुल आपने ठीक 3 कहा। बातें अगर होती है जी, तो बिल्कुल। जो जिस वातावरण में हम काम करते हैं वो बदल सकते हैं। नहीं, ये बहुत तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आइए अब उमेश रेवनकर साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि पिछले 9 महीनों में जो हुआ है, अगर मैं ये आर्ग्यू करूं कि वो प्रोसीजर के चेंजेस हैं, वो हाथ में फाइल में काम ना करिए, ऑनलाइन कर लीजिए, ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लीजिए के तो हुए हैं। पॉलिसी के लेवल पर ऐसा क्या बदला है जिससे आपको लगता है कि बजट में, जैसा अभी अभय जी ने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, ग्रेजुअलिज्म से काम चल जाएगा, या आप भी ये राय रखते हैं कि नहीं, इसी बजट में आज और अभी ही आपको बड़े फैसले करके दिखाने पड़ेंगे? उमेश जी। मुझे लगता है कि बड़े फैसले का तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले 4 साल ये सरकार क्या करने वाला है इसका एक अंदाज तो मिलना चाहिए। हमको इन्वेस्ट करने के पहले, कोई कैपेक्स आने के पहले उन लोग सोचते हैं कि सरकार का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट्स, उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से यूएन ईपीसी थ्रू भी थोड़ा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होंगे, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स। और इंडियन कंपनी में उतना कैपेबिलिटी भी नहीं है बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट लाने के लिए और बिल्ड करने के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि जीएसटी वैसा अभी जीएसटी का प्लान कर रहा है, टैक्स कोड का प्लान कर रहा है, इसका सब एक लॉन्ग टर्म विजन क्या है, प्लान क्या है, ये यही बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया का एक फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब लोग पोस्टपोन करेंगे और निराशा हो जाएंगे। और अभी एक 15 दिन में हम बहुत सारा डिफेंस प्रोजेक्ट का भी सुनने में आया, पेपर में पढ़ने में आया। ये सब प्रोजेक्ट्स हमको एक क्लैरिटी मिल जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्या हो जाएगा जी। तो एक, और दूसरा है कि इस छोटा प्रोजेक्ट्स के लिए भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी उतना ही उत्तेजन देना पड़ेगा। R&D और SEZ का प्लानिंग, सिंगल विंडो,
ये सब का ऐलान ये बजट में होना ही चाहिए, क्योंकि ये सिंगल विंडो, SEZ, ये सब बहुत जरूरी है हम एक प्लान करने के लिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए। एक आर्गुमेंट ये आ रहा है आजकल कि जिस प्रकार से एग्रेसिव तरीके से बोलियां लगी हैं अभी कोयले के ऑक्शन में और आगे स्पेक्ट्रम में, ये सरकार का इरादा नहीं भी है अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने का, तो भी शायद कहीं ऐसा तो न कर देगा कि बिजनेस वायबल न रहे। और जिस ग्रोथ को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसको दरअसल ये थोड़ा सा हैम्पर कर दे और कंज्यूमर को भी कॉस्ट ज्यादा देना पड़े। आप समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के कारण या कोई घपले घोटाले ना हो जाएं, इसके कारण सरकार जरूरत से ज्यादा सतर्क है और जिस सेक्टर में मूवमेंट देख रहे हैं वो मूवमेंट भी अब अंडर क्वेश्चन है। आपने एकदम ठीक बात ही कही है। हमारा भी यही मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए कंपैरेटिव बिडिंग करना चाह रहा है हर एक रिसोर्स के लिए, लेकिन काफी बार ये सही आंसर नहीं भी हो सकता है और सरकार को ये अपना सोच समझ के ये निकालना है कि कहाँ पे ये वैलिड है, कहाँ पे लागू करना चाहिए ये बिडिंग का प्रोसेस या ऑक्शन का प्रोसेस, और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर हमने स्पेक्ट्रम के लिए बहुत ज्यादा बिड कर दिया या किसी ने अगर बिड कर दिया तो ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को ही पास ऑन करेगा उसका कॉस्ट, और फिर सिस्टम में पूरा कॉस्ट या टैरिफ सब जगह से बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कई तरीके के जो बेनिफिट्स हो सकते हैं इकोनॉमी में, वो भी उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि बातें हुई हैं प्रोसीजर को जल्दी करने की, ठीक, और अप्रूवल जल्दी देने की और बिल्कुल फटाफट सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की, आपको लगता है क्या कि वो इकोसिस्टम बन गया है PPP के पुराने अनुभव को देखते हुए कि जहां प्राइवेट सेक्टर अब ये आश्वस्त है कि हां सरकार के बड़े प्रोजेक्ट में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्लो रिटर्न है और तैयार है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के बिजनेस लीडर्स इसके लिए रेडी होकर के बैठे हुए हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जो एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसे हम लूजली ईज ऑफ बिजनेस के अंदर देख सकते हैं, वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। जैसे लैंड एक्विजिशन इश्यूज अभी भी काफी हद तक प्रॉब्लमैटिक हैं, काफी सारे इश्यूज अप्रूवल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं, वो इश्यूज सेंटर से सॉल्व नहीं हो सकते, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं केवल। काफी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो अभी भी जैसे पहले थे वैसे ही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको बिल्ड करने में। तीसरा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इंडिया में है वो बहुत ही हाई है आज के दिन। RBI इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर नहीं रहा है तो जितनी जल्दी करना चाहिए, और उसके कारण काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनवायबल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अभी 1-2 साल और लगेंगे, जहां इन 1-2 सालों में गवर्नमेंट को बहुत और काम करने हैं इस तरह के, जिससे कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह का हो जाए जिससे कि आगे इन्वेस्टमेंट हो सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइए वैद्यनाथन साहब, मुझे लगता है जी वैद्यनाथन साहब, आपने जो बात कही उसमें एक मेरिट है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, और अभी सुमन जी ने भी कुछ कारण बताए। अगर वो न करें, RBI ने अपना काम कर दिया, अब वो कह रहे हैं कि आप फिस्कल सिग्नल दे दीजिए हमको, आप सप्लाई साइड की प्रॉब्लम को एड्रेस करिए, इंटरेस्ट रेट कम होगा। जो 1-2 साल लैग पीरियड की हम बात करते रहते हैं कि इतना वक्त तो लगेगा, इतना वक्त अफोर्डेबल भी है क्या? हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से ग्रोथ के सामने जॉब देने की चुनौती है, हर महीने 10 लाख बेरोजगार बाजार में आकर के जॉब मार्केट में खड़ा हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो 2-3 साल लगेगा लैग पीरियड को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इमीडिएटली सरकार क्या करेगी इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए? देखिए, ये थोड़ी पिछले सरकार के कामकाज की लेजेसी है, और इस लेजेसी को सॉल्व करने में जैसे इन्होंने कहा कि 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो कुछ एक्टिविटीज जो हियर एंड नाउ हो सकती हैं, उससे देश का रेवेन्यू जरूर बढ़ाया जा सकता है, उससे जो हमारी जो फिस्कल डेफिसिट वो कम किया जा सकता है, और 1 साल बहुत दूर नहीं है, लेकिन 1 साल में जो हम क्वालिटी ऑफ ग्रोथ करेंगे वो ठीक कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो आप टैक्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे इंडिया में आने वाले टाइम में, अगर टैक्स स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए और बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, उससे जो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ आएंगी, उससे सरकार को थोड़ा स्पेस मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी के वक्त में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर देना, फॉर द रीजन इन्होंने बताया, मेरे हिसाब से मैं तो अभी भी मानता हूं कि
थोड़ा इट विल बी अहेड ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक है। अभय फिरोदिया साहब, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। आपने पुराने माइंडसेट का जिक्र किया, सोशलिज्म का जिक्र किया। यहां जब हमको लगता था कि किसी भी इज्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप फिट नहीं कर सकते, ये गरीब का भी काम करेंगे और बड़े रिफॉर्म भी करेंगे और बोल्ड डिसीजन भी लेंगे, बिजनेस कैसे चलता है इनको समझ भी है इस बात की। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल माहौल फिर से बना है, क्या उसमें ये दबाव रह सकता है सरकार पे कि पॉपुलिज्म का भी ध्यान रखना जरूरी है? क्योंकि मेरे ग्रोथ का नारा प्रो गरीब साउंड नहीं कर रहा है और ये मेरे लिए रिस्की बेट है। अगर ऐसा करेंगे तो हर साल चुनाव आते रहते हैं, फिर हम पहुंचेंगे कहां? तो जिस बड़े सपने की बात इन्होंने की थी, जिस देश को गरीबी से निकालने की बात की थी, उसका एजेंडा तो अभी चाहिए। इसीलिए मैं तो 1 से 2 साल का इंतजार करने वाली थ्योरी में यकीन ही नहीं करता हूं। अभय जी। नहीं, मैं ये क्लियरली मानता हूं कि अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनकी परवाह करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। मैं देश का सोच रहा हूं। देश के लिए आज जो करना है वो जरूरी है, चाहे इसका असर कुछ हद तक जो स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं उस पर पड़ता भी भले हो। इन्होंने हिम्मत करके जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, जो हमारा ढांचा है काम करने का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाने का, इसमें मूलभूत बदल अभी करने चाहिए। हो सकता है कि इसके खिलाफ कुछ आवाज उठे, पर उसको सहन करना आज पॉसिबल है। 2 साल बाद में ये शक्य नहीं होगा। आज अगर नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। आइए उमेश जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि पिछले बजट में बताया गया था कि 10,000 करोड़ का एक फंड बनाएंगे जो एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस होगा। मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे हिस्से में हम हमेशा बात करते हैं कि अब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। अभी अगर हम ये मान भी लें कि आपने जो बातें कही थी कि टैक्स वगैरह की ये चीजें कर दी जाए, इंसेंटिवाइज कर दिया जाए, तो लोग पैसा लगाने लगेंगे। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है क्या? जिस पीएसयू बैंक के पास वो पैसे लेने जाएंगे उनकी क्या हालत है आपको ये मालूम है। फिर बात वही आ गई कि हम अपने लिए रिसोर्स जनरेट कहां से करेंगे। उसमें प्राइवेटाइजेशन वर्ड इस सरकार को पसंद नहीं है। हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन मत करिए, ओनरशिप कंट्रोल रखते हुए भी तो आप बैंकों की इक्विटी जो है आप कम कर सकते हैं और पब्लिक को दे सकते हैं। आप इसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन के और तरीके निकाल सकते हैं। कहीं से आपको संकेत मिल रहा है कि फाइनेंसिंग के इनोवेटिव तरीके इस बजट में आपको दिखेंगे? जरूर मैं थोड़ा इसका ऊपर नजर डालना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम एमएसएमई सेगमेंट का प्रमोशन के लिए बात हुआ था बजट में, और एक केवी कामत कमेटी का भी एक कमेटी भी बनाया था। मेरा ख्याल से कमेटी का रिपोर्ट भी अभी सबमिट किया होगा। वो कमेटी की रिपोर्ट में क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एमएसएमई सेगमेंट के लिए थोड़ा ये गवर्नमेंट फोकस किया है। और ये बजट में मैं सोचता हूँ कि ये एमएसएमई सेगमेंट को प्रमोट करने के लिए और उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नया तरीका, रिफाइनेंसिंग का तरीका इन लोगों ने सोचा होगा। और ये भी लगता है कि मुझे इंडिया में एक एंजल इन्वेस्टर का इकोसिस्टम तो नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन में सिर्फ गवर्नमेंट ये एनकरेज कर सकता है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक थोड़ा छोटा उद्योग और थोड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए एनकरेज कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग फंड बनाना चाहिए, और ये फंड उनको टारगेट देना चाहिए कि ये फंड यूटिलाइज करे, नहीं तो फंड ऐसे ही रह जाएगा, कोई यूटिलाइज नहीं करेगा। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल टाइम बाउंड और फंड यूसेज बहुत एक तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की तरह से इस पर बिहेव करना पड़ेगा सरकार को। सुमन जी, बिल्कुल वक्त खत्म हुआ, लेकिन चलते चलते एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। आप जिस स्पेस में जी जान से लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी का मसला हो या जो नई इकोनॉमी के विषय हैं, अगर मोबाइल ऐप से टैक्सियां चलाने का मसला हो, ऐसे नए बिजनेसेस के माइंडसेट के लिए भी बहुत सारे कानून को तोड़ने और बदलने की जरूरत पड़ेगी, और नए एंटरप्रेन्योर के लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा कि इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इस बजट में आपको ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है या इसमें भी ग्रेजुअलिज्म ही रहेगा? देखिए, हमें उम्मीद तो है कि इस बजट में काफी इस तरह की स्कीम्स होंगे जिसमें कुछ ना कुछ न्यू एंटरप्रेन्योर्स को फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि
we'll have to look at it sector by sector. अगर आप सोलर में देखें तो गवर्नमेंट काफ़ी मेहनत लगा रही है इसके पीछे, इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, और मुझे लगता है कि उसके कारण काफ़ी ग्रोथ आएगा सोलर सेक्टर में आगे जाके, काफ़ी सारे जॉब क्रिएशन भी होगा, काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को मौके मिलेंगे और एक तरह से पूरा एक नया सेक्टर ही क्रिएट होने वाला है। अगर आप और ई कॉमर्स की तरफ ध्यान दें तो ई कॉमर्स में देखिए गवर्नमेंट को ज्यादा रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जितना गवर्नमेंट बाहर ही रहे उससे उतना बेहतर है। तो जो बात आपने बिल्कुल सही कहा, हमको दो बातें बताई गई थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और सरकार को बिजनेस करने का बिजनेस बिल्कुल उसका नहीं है। ये दो चीजें इस बजट में कितना छूटेंगी ये देखना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों ने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी है। अब इंतजार रहेगा 28 फरवरी को आपसे दोबारा बात करके ये चेक करने का कि इसमें से कितना डिलीवर कर पाए वित्त मंत्री हमारे जेटली जी और प्रधानमंत्री के निर्देशन में कैसा बजट आएगा। 28 फरवरी को आपसे चर्चा होगी दोबारा। आप सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।